तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। चलिए जवाब दीजिए इसमें से क्या हो जाएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 1 का ऑप्शन देखिए, काफी लोगों को जवाब आ गया है, ए नंबर है, मतलब विश्वामित्र ने। दोस्तों याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया था और इसका उल्लेख किसमें है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसमें, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका होता है। यह मंत्र सविता अर्थात सूर्य को समर्पित है। ये जो आपका मंत्र है किसको समर्पित है, तो आपके सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली रेलगाड़ी है जो कि 1853 में बंबई से ठाणे, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और डलहौजी के कार्यकाल में, किसके, डलहौजी के कार्यकाल में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति दोस्तों कहां से, तो 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपकी मेरठ से हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब से हुई थी, तो आपके 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सैनिकों के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी। चलिए पाकिस्तान की मांग की गई थी दोस्तों, ये बताइए कब की गई थी। यहाँ पर 4 नंबर में, तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 1940 में। कब, 1940 में। कई बार हमने आपको पढ़ाया है ना। या देखिए 23 मार्च 1940 को यह प्रसिद्ध प्रस्ताव एक सिकंदर शाह खान ने बना दिया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो दोस्तों भूमि राजस्व संबंधी देखिए आपका स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी भी कहते थे, मेलवाड़ी भी कहते थे, रैयतवाड़ी भी कहते हैं, लेकिन दस्तक नहीं कहते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या बनेगा, जो आपका बाल विवाह अवरोध अधिनियम में पिछली बार भी क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, इसे शारदा अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, शारदा अधिनियम कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने होली आदि हिंदू त्योहारों में प्रतिभाग लिया था। मतलब दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा भी सुल्तान था जो होली में भी भाग लिया था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए भाई सभी लोग, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके हर एक एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन किस्मत इसकी बेचारी साथ नहीं दिया। और इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया है, इसलिए कह सकते हैं इतिहास में इसका काफी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन देखा जाए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, है ना, बस किस्मत साथ नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों सिविल सेवा पूछा गया है 8 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा, सी नंबर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन में आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और याद रखिए भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला है कि 1891 में बीएम मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया, जिसके अनुसार कम से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध किया गया था। मतलब ये कह सकते हैं 12 वर्ष की बालिकाओं की विवाह को प्रतिबंध किया गया था, तब यहाँ पर इन्हें सफल प्रयास मिला था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहते हैं। चलिए यहाँ पर 10 नंबर में आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं। हमें विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं करेंगे, दौड़ा के मारेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए जिंदा पीर कहते थे आपके औरंगजेब को, है ना, औरंगजेब को, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जो शराब को छूता नहीं था, अर्थात शराब का सेवन नहीं करता था, तो आपका औरंगजेब ही आपका है। आगे बढ़िएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का बड़ा क्षेत्र है। तो दोस्तों ये बताइएगा वन का जो प्रकार है, सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपके किस में है, तो आपके उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, क्या उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है 11 नंबर में, वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाने वाले बहुतायत में ये आपके मानसूनी वन भी कहे जाते हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहे जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था। दोस्तों 12 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो जवाब बनेगा इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 12 का ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका है 67 से 68 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सीमेंट उत्पादन पूछा गया है, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, दूसरा स्थान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला स्थान जो आपका है चाइना का है। दोस्तों याद रखिएगा। अगर यहाँ पर भारत में पूछा जाए भारत में सबसे पहला स्थान किसका है, तो भारत में दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। क्या, मध्य प्रदेश का स्थान पहला है जो कि सीमेंट उत्पादन में है भारत में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध दोस्तों ये आपकी सतलुज नदी पर बना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और ये कहां पर आपका पड़ता है दोस्तों, तो पंजाब राज्य के होशियारपुर जनपद में। कहां पर है, पंजाब राज्य के होशियारपुर जनपद में आपका स्थित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है।
तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि पहचान आपका सूर्य, सूर्य के बाद क्या होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इसके बाद बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। लेकिन यहाँ से ये वाले जो ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं या तो आंतरिक ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी में गुण पाए जाते हैं, मिट्टी वगैरह है ना, ठोस सॉलिड चीज पाई जाती है, तत्व पाए जाते हैं, वो आपके इन्हीं वाले आपके कह सकते हैं जो आपके ग्रह इनमें पाए जाते हैं। लेकिन ये जो बाह्य ग्रह है इनको गैसीय ग्रह कहते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में आपका कौन सा मिल गया है? यहाँ पर सी नंबर आपका मंगल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़िएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा 16 नंबर में। 16 नंबर में ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर दोस्तों, चाय बोर्ड। क्या है यहाँ पर? चाय बोर्ड जो आपका है क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है जो आपका चाय बोर्ड है। मतलब बोर्ड का प्रधान कार्यालय कोलकाता और 2 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? उत्तर पूर्व में है ना, असम और जोरहाट में है, और यहाँ पर तमिलनाडु में कुन्नूर में भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है? मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 नंबर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मूल्य लेखांकन समीकरण, ये डायरेक्ट रट लीजिएगा, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। क्या होता है? मूल्य लेखांकन का समीकरण है कि संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। अगर अपनी भाषा में समझा जाए इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि संपत्ति के साथ देनदारियों और पूंजी की समानता, या कह सकते हैं व्यवसाय की कुल संपत्ति का योग उनकी देनदारी और पूंजी के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंसर आपको डायरेक्ट नोट कर लेना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, किस वर्ष भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब हुआ था? यहाँ पर 18 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा 1969 में, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितनी बैंकें हैं जो आपकी राष्ट्रीयकृत हैं? चलिए जवाब दीजिए, वर्तमान में कितनी बैंकें हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए कि वर्तमान में जो आपकी बैंकें हैं है ना, राष्ट्रीयकृत बैंकें, वो आपकी हैं कितनी? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। 12 बैंकें दोस्तों बची हैं। कितनी? 12 बैंकें बची हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण हो रहा था है ना, विलय किया जा रहा था। तो दोस्तों वर्तमान में आपकी 12 बची हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, देखिए काफी लोग जुड़े हुए हैं है ना, संख्या में देखा जाए तो डबल से तिवल भी हैं, लेकिन लाइक की संख्या कम है। तो दोस्तों लाइक की संख्या को भी अपने बराबर लाइए। जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, डेली जुड़ते हैं, डेली ज्ञान लेते हैं, तो कम से कम लाइक शेयर भी आप लोगों को फर्ज बनता है। ये भी आप लोगों को ही करना है दोस्तों, ठीक है ना। अपना सपोर्ट लगातार बनाते रहिए दोस्तों है ना। तो जितने लोग जुड़े, एक बार लाइक का बटन सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 19 नंबर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वियना में है दोस्तों, वियना, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, वियना। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में। तो ये देखो कह रहा है आपसे फैक्ट्री सीट का निर्माण, जमीन की खरीदी, फिर कह रहा है एक नए मशीन की स्थापना। तो दोस्तों राजस्व व्यय का एक उदाहरण है आपका एक प्रिंटर की मरम्मत। मतलब 20 का जो ऑप्शन है कि एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। राजस्व व्यय एक कारखाना मतलब रख रखाव व्यय होता है जो सरकार के उन संपत्तियों पर रहती है जिन्हें सरकार काम करने के लिए रखती है। तो इनको जो सरकार रखती है किस लिए? काम के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम अनुसूची होती है। कौन? प्रथम अनुसूची होती है दोस्तों। प्रथम अनुसूची के माध्यम से ही यहाँ पर भारत के नए राज्य को संघ में शामिल कर सकते हैं या नए राज्यों को गठन करने की शक्ति होती है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भाग 1 जो आपका राज्यों का संघ होता है, भाग 2 नागरिकता दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 दिया है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों भाग 4 का ए होता है। क्या होता है? भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए दोस्तों, याद रखिएगा है ना, क्योंकि भाग 4 में जो आपका है वो नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन गड़बड़ है वो आपका डी वाला गड़बड़ दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा करना चाहिए? दोस्तों हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कितने साल रहेगा? तो दोस्तों हमने बताया था 5 वर्ष क्या होना चाहिए? वो जज होना चाहिए उच्च न्यायालय में, तब वो उच्चतम न्यायालय में पहुंच सकता है। अर्थात हाई कोर्ट में 5 साल वो जज रहेगा तभी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच पाएगा, या तो 10 साल वकील रहेगा हाई कोर्ट में तभी वो क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को जो प्रमाणित करता है कौन? तो दोस्तों 24 का ऑप्शन हो जाए आपका राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। कौन? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद के जो खर्च होते हैं नियंत्रित होते हैं दोस्तों किसके द्वारा?
तो ये होते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किए जाते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किसमें है? 148 में, आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। दोस्तों ये जो होता है स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, और महालेखा परीक्षक मुख्य कार्य होता है संसद का आवंटित धन की देखरेख करना, है ना, और यह भी देखना कि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो स्थापित हुआ था उसका नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर 26 नंबर में, ऑप्शन है आपका सी नंबर अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर अप्सरा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ये भारत में जो आपका परमाणु युग कहलाता है, कौन सा समय है? तो 4 अगस्त, क्या 4 अगस्त 1956 को ये प्रवेश किया था, जब देश में पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो दोस्तों डायनामाइट की खोज यहाँ पर देख सकते हैं 27 को, ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है ना। इसका आविष्कार किया था कब? 1866 में किया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो डायनामाइट होता है, डायनामाइट का जो उपयोग होता है, इसका एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण होती है। दोस्तों याद रखिए, ऑक्सीकरण। अगला है, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये होता है लाइकेन के माध्यम से। किसके माध्यम से? लाइकेन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लाइकेन के माध्यम से होता है। जो लाइकेन है ये थाइलोफाइटा समूह का पौधा है। जो लाइकेन है ये थाइलोफाइटा समूह का क्या है? एक पौधा होता है जो कि रंजक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। आगे बढ़िएगा कि रक्त समूह ओ कहलाता है। दोस्तों ओ जो आपका होता है इसे क्या कहते हैं? दान दिया जाता है, सभी वर्गों को दान दे सकता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक दाता, सार्वजनिक दाता, है ना। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए सभी को दे सकते हैं। मतलब ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? सर्वदाता हो गया, ए नंबर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? 36 नंबर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इनमें से क्या बन जाएगा? कह रहा है आपसे पुल्लिंग शब्द आपका लज्जा कैसी है, दही कैसी है, दही कैसा है। तो आप कहेंगे सर दही कैसा है ना, अच्छा है, खराब है, मीठा है, खट्टा है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, आत्मकथा मैं भंगी हूं के लेखक कौन है? आत्मकथा मैं भंगी हूं के लेखक इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर 37 का ऑप्शन भी हो जाएगा, भगवान दास। कौन है? भगवान दास, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, भगवान दास, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों ये 1981 में, कब? 1981 में ये आत्मकथा लिखी गई थी भगवान दास के द्वारा। ठीक है ना। और दोस्तों कभी कभी मतलब कुछ विद्वान इसे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा भी कहते हैं। अर्थात ये जो दिया गया मैं भंगी हूं, तो विद्वानों ने इसे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा भी मानते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कुल और कुल शब्द का सही अर्थ क्या होता है? दोस्तों कुल और कुल, कुल मतलब होता है वंश, है ना, और इसका कुल मतलब होता है किनारा। तो वंश और किनारा कहां पर है? ऑप्शन डी दिया गया। दोस्तों कहां पर है? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भाई गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। भाई गति सांप छुछुंदर केरी मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या कि दुविधा भी पढ़ना, दुविधा में पढ़ना, दुविधा में पढ़ना, एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में पड़ना। यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? यहाँ पर 40 नंबर। 40 नंबर की अगर बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन सकता है? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है आध्यात्मिक, अक्षयोक्त, औदार्य, कृतकृत्य। चलिए ऑप्शन देखिए, ए वाले में देखिए आध्यात्मिक जो दिया है वो गड़बड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक होता है बड़ा आ होता है। क्या होता है? बड़ा आ होता है। दोस्तों याद रखिए, बड़ा आ होता है तब होता है आध्यात्मिक। ठीक है ना। इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत दिया गया है। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 51 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए सभी लोग प्रयास करिए क्वेश्चन का जवाब देने का, क्योंकि करंट अफेयर के काफी लाजवाब क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित भारत कौशल प्रतियोगिता 2021 में शामिल 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा था, और जो आपका महाराष्ट्र था इसको द्वितीय स्थान दिया गया था, और केरल को तीसरा स्थान दिया गया था। पहला स्थान किसका है? तो ओडिशा, दूसरा आपका था महाराष्ट्र, तीसरा केरल। दोस्तों नोट करेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके हैदराबाद में। दोस्तों कहां पर? आपका हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? आपको याद होगा कि वन क्षेत्र एक बार घोषित किया गया था कि 33% होना आवश्यक है, लेकिन अभी 2021 की रिपोर्ट में यहां पर पाया गया है कि कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां पर 33% से ज्यादा वन आपको मिले हैं। तो दोस्तों यहां पर 53 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% से ज्यादा क्या है? वन क्षेत्रफल आपका है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कि काफी अच्छी बात है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से घोषित किया गया था?
चलिए, टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से घोषित किया गया दोस्तों। यहाँ पर 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सिमोन बाइल्स। क्या है? सिमोन बाइल्स, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, सिमोन बाइल्स इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिमोन बाइल्स बनेगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? 55 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है भारतीय या राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। तो दोस्तों ये 20वां नहीं था, ये 25वां था। सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए कि ये जो था कैसा 25वां था। अब आप लोग सी नंबर दोगे कि नहीं, एक और दो दोनों हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कभी तो कभी ध्यान दीजिए, है ना। काफी पुराना नहीं है, 2021 में बेवकूफ हो गया थोड़ा। करंट अफेयर क्या तुम्हारा आज का आएगा क्या, कि आज का करंट आएगा? काफी पुराना लग रहा है तुम्हें, दिसंबर जनवरी का करंट अफेयर तुम्हें पुराना लग रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो पेपर हो रहा है तो 2018-19 तक का पूछ लिया था। इतना भी दिमाग नहीं आता है क्या? आज का करंट आता है क्या? आयोग वाले बन जाते हो कभी कभी, ऐसा लगता है कि नहीं आयोग बन जाते हो पूरी तरीके से। मतलब जनवरी का करंट अफेयर कह रहे हैं काफी पुराना है, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा कि तुम्हारे सितंबर अक्टूबर का आएगा जाके। चलिए देखो, जनवरी 2021 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आपका कौन सा कथन सही है? 55 नंबर में। चलिए 55 की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 25वां संस्करण था। क्या था? 25वां संस्करण था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर है कि इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था। चलिए, ऐसे जो आपके महान लोग होते हैं ना, तो ऐसे लोग चले जाते हैं घोर के, मतलब बेकार हो जाते हैं फिर, क्योंकि ये लोग ज्यादा एडवांस हो जाते हैं ना, अपने आप को आयोग के बाप समझने लगते हैं, अपने आयोग के पापा समझने लगते हैं कि नहीं आयोग हमारे अकॉर्डिंग चलता है। जो हम बोलेंगे कि नहीं अगस्त का करंट अफेयर आएगा, ये आएगा, तो आयोग वही इस प्रकार से बना के देगा। इतना भी समझ नहीं आता है कि नहीं पेपर लगातार दे रहे हो, कम से कम इतना समझना चाहिए कि यहाँ करंट अफेयर कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है। एक साल का करंट अफेयर पढ़ना ही चाहिए, दिसंबर महीने करंट अफेयर को पुराना करंट अफेयर बता रहे हो। चलिए देखिए, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 56 नंबर है, राइट क्या हो जाएगा 56 नंबर में? तो 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इंदौर। दोस्तों कौन है? इंदौर इसमें से आपका शामिल नहीं है, तो 56 का ऑप्शन कौन बनेगा आपका? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और प्रथम स्थान में शिमला को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों याद रखिए कि इसके तहत जो प्रथम स्थान है वो शिमला को प्राप्त हुआ था, उसके पश्चात कोयम्बटूर रहा था, फिर चंडीगढ़ रहा था। इस प्रकार से तीनों आपको याद रहेगा। अगला दिया गया है नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश में से हैं? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं अहमद नसर अल रईसी, और ये किस देश से हैं दोस्तों? 57 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात के थे दोस्तों। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने हुआ 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन आज से नहीं है, 1 साल पहले से पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा यूपीएसआई का जब पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका पुराना हो चुका है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहेगा। दोस्तों यूपीएसआई का जब पेपर हुआ था 1 साल पहले, तब पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहां पर याद रखिए 2023 का जो वर्ष आपका है 58 नंबर में, उसकी हो जाएगा मोटे अनाज वाली फसलें। क्या? मोटी अनाज वाली फसलें, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वाल्पो प्रदान किया है? दोस्तों ये प्रदान किया है भूटान ने किसको? चलिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, भारत को प्रदान किया है। किसे प्रदान किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? दोस्तों 60 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो इंदौर भी है, सूरत है, विजयवाड़ा है, लेकिन तिरुपति इसमें शामिल नहीं था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ताजमहल और गंगा की सफाई में प्रमुख भूमिका निभाया था महेश चंद्र मेहता है दोस्तों। अब मेधा पाटिल करना लगा देना, क्योंकि आप लोगों के अंदर ऐसी मेंटेलिटी है कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपने कुछ भी पढ़ा होगा, मेधा पाटिकर कुछ भी पढ़ा होगा, किसी के बारे में पढ़ा होगा, कौन सा क्वेश्चन था कौन नहीं था, लेकिन जो चीज आपने पढ़ा है आप उसी को लगाते हो, है ना। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर सोच समझ के जवाब दिया करें। यहाँ पर जो आपका दिया है क्वेश्चन वो दिया है गंगा की सफाई और ताजमहल दिया है, तो इसका जो आंसर आपको है वो आपको डी लगाना है, महेश चंद्र मेहता इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मेधा पाटिकर नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है? चलिए कह रहा आपसे कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है? 62 नंबर में। 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 62 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका संघाई। क्या हो जाएगा? संघाई, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर 62 नंबर में, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और 2009 में, है ना, ये जो आपका संगठन था ये 2009 में आपका बना था, जिसमें से ब्राजील, रूस, भारत और चीन नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स के रूप में आपके थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था, इसमें दक्षिण अफ्रीका को बाद में शामिल किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया था? ब्रिक्स हो गया था। अभी आपने करंट अफेयर में देखा होगा कि लगभग 2 देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो अब यहाँ पर 2 देश जब शामिल हो जाएंगे तो इसका ब्रिक्स का नाम कुछ और भी हो सकता है, उसके आगे और चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 2 देशों ने यहाँ पर प्रस्ताव दिया है कि हम भी इसमें
इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है 63 नंबर में। तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका पत्रकारिता। क्या हो जाएगा, पत्रकारिता में दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गोल्डन गोकुल पुरस्कार संबंधित है। दोस्तों गोकुल पुरस्कार कैसे है, तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2022 में अभी बीएड एग्जाम जब हुआ था तो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर वन्य जीव सप्ताह जो आपका 65 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए बी नंबर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है वनस्पति और जीवों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं करना है 66 नंबर में। तो दोस्तों 66 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में नीचे कुछ तिथियां हैं, इनमें कौन सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दिया गया है दोस्तों 1 मई दिया गया है। तो चलिए फिर बताइएगा जल्दी से कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 66 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं वो आपके कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं दोस्तों। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाते हैं। चलिए अभी 2022 में जो आपका हो चुका है और इसका जो थीम रहा है वो रहा है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका एबेल पुरस्कार है ये दोस्तों गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। ये देखा जाए तो गणित के लिए एक प्रकार से सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है, एबेल पुरस्कार हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 68 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा 1959 में, 1959 जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक संख्या जो आपकी है वो कितनी है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति संख्या 69 का ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर दोस्तों। 2.8 से 3 आपकी मैक संख्या है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। और इसका प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था, इसका प्रथम सफल परीक्षण हुआ था जून 2021 में। कब, जून 2021 में इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगला ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर काम किया है। दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, रूस। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा रूस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दिया गया है गद्यांश, गद्यांश दिया है विश्व में हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन इसकी प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जानता है। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की भूल वह करता चला आ रहा है। संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा है जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है तो वह है आनंद, वह है आनंद। अंततः या अंतःकरण का विषय है, पराश्रित नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस गद्यांश के बारे में, जो भी दिया गया था आसानी सॉल्व कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला गद्यांश जो आपका दिया गया है वो दिया गया है हमारी हिंदी के बारे में कि हमारी हिंदी, हमें पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम में, परेशान मत होइएगा। देखिए हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इसके बाद अंग्रेजी से भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं है। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के लिए किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारंपरिक संपर्क को न होने दे, तो दोस्तों भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे, यह कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रक्रिया स्वाभाविक है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को नष्ट नहीं कर रही है ना। मतलब कह सकते हैं कि इसको बढ़ाना सही है, लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी हिंदी को मतलब गलत प्रभाव पड़ रहा है या हमारी हिंदी विकृत हो रही है। इस चीज को जरूर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए ये गद्यांश को पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं जो आपको पढ़ना है। चलिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा गया है दोस्तों। कह रहा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1885 में बंबई में की गई थी। अगला है कि बंग भंग आंदोलन अर्थात स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपके 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहां से जुड़िएगा। अधिकतर यूट्यूब में जितने चैनल होते हैं अपने चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पे बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम से नहीं बनाते हैं। लगभग देखा जाए 99.9% जो भी होंगे
टेलीग्राम का नाम जो होगा वो उनके चैनल से मिलता होगा, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कांग्रेस का बंटवारा दोस्तों कब हुआ था? 1907 में। कहां पर? तो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में बंटवारा हो गया था। अगला दिया गया है कि होम रूल लीग जो कि आपके 1916 में स्थापना की गई थी। लखनऊ जिसमें से आपका 1916 में हुआ था, और इसी में जो आपका 1907 में मुस्लिम लीग अलग हुए थे, अर्थात नरम दल गरम दल अलग हुए थे, वो 1916 में आकर मिल गए थे, अर्थात ये लखनऊ समझौता भी एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। अगला रौलेट एक्ट जो आपका पारित हुआ था, यह कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को रौलेट एक्ट आपका आया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों याद रखिए 13 अप्रैल क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अगला खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 से स्टार्ट हो गया था। अगला हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आपकी 18 मई 1920 को यहां पर आई थी। अगला है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 से, दोस्तों डेट याद रखिए 1 अगस्त 1920 को। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना। दोस्तों यहाँ पर 8 अगस्त तो नहीं है, एक बार याद कर देख लीजिएगा। यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त है या 8 अगस्त है, इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों पूछा गया है 1 जनवरी 1923 हो जाएगा। अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि अक्टूबर 1924 में स्थापित की गई थी। अगला आपसे दिया गया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 में हुई थी। भारत कब आया था? तो आपके 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्लियर है? चलिए अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन। भारत देखिए आपका 28 हो गया ना, कि आपके 3 फरवरी 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट आपके दोस्तों आपके अगस्त 1928 में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 में हुआ था। अगला आपसे दिया गया है कम्युनल अवार्ड दिया गया है। कम्युनल अवार्ड दिया गया है दोस्तों 16 अगस्त 1932 को, जो कि इसे सांप्रदायिक पंचांग भी कहा जाता है। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया था यह किया गया था 39 में, 1 मई 1939 में। अगला दिया गया है मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो आपकी इसी मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था। जो भी हम पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं पूछा होता है, ऐसा नहीं कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं दोस्तों। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन हुआ था कब? तो आपके 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। नौसेना का जो विद्रोह हुआ, नौसेना का विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 को। और अगला प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा हुई थी वो किया था 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? 24 मार्च 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 को। और माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1900। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।